हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन रैंडम टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ए स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वांट टू रीच पॉइंट सी बाय ओनली स्विमिंग। वो केवल स्विम करना चाहता है, वो वॉक नहीं करना चाहता। ए पॉइंट है, ए रिवर है, इसके एक साइड में ए पॉइंट है, यहाँ से इसके जस्ट अपोजिट साइड में बी पॉइंट है, लेकिन बी पर नहीं जाना चाहता, वो सी पर जाना चाहता है और जस्ट बाय स्विमिंग वो जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम बी पर पहुँच के उस तरह सी तरफ वॉक करें। द पॉइंट सी इज एक्स इक्वल टू 50 बाई स्क्वायर रूट बाई 3 मीटर। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है अवे फ्रॉम द पॉइंट बी विच इज जस्ट अपोजिट टू द रिवर ऑफ पॉइंट ए। स्विमर कैन स्विम विद स्पीड वी एस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर। और एंड द स्ट्रीम स्पीड, पानी का जो रिवर है उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम है, ये और ये दोनों ही सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड। डी का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर। एट व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द रिवर स्ट्रीम, ये रिवर स्ट्रीम है, इसके साथ ही कितना डायरेक्शन पर मूव करे, स्विम करे, सो दैट इट अराइव्ड इट्स डेस्टिनेशन विदाउट हैविंग टू वॉक, सी पर डायरेक्टली पहुंच जाए। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एंगल है थीटा। इस एंगल को हम कहते हैं अल्फा, इस एंगल को हम कहते हैं बीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, डिस्टेंस हमें x पता है, ये डिस्टेंस d पता है, एंगल अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पर हम tan अल्फा लिख सकते हैं सीधे, tan अल्फा इक्वल टू एक्स बाई डी। एक्स है 50 स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ओवर 330 और d का वैल्यू है कितना 50, तो ये आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, मतलब अल्फा हो गया 30 डिग्री। बीटा और अल्फा दोनों का सम कितना है 90, राइट। बीटा और अल्फा दोनों का सम है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें बीटा निकल आया, कितना निकला बीटा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा है 30, सो ये हो गया 60 डिग्री। बीटा हमें 60 पता चल गया। ये तो इसके पैरेलल है, ये बीटा 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एंगल थीटा। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ए डी सी, ऐसे देख रहे हैं ए डी सी, या यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए जो भी देना हो, इसको भी लेके चल सकते हैं डी प्राइम सी प्राइम, इसे भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे निकालें, अब देखिए हमारा वी एस दिया हुआ है, वी आर दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में जो है ए डी प्राइम सी प्राइम का हम बात करें, ट्रायंगल ए डी प्राइम सी प्राइम की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे हमें थीटा निकालना है। ये एंगल हमें पता है, इस एंगल के सामने का साइड जो है वी एस वो हमें पता है, इस एंगल के सामने का साइड जो है वो हमें पता है वी आर। आप बोलोगे ये साइड नहीं है, ये लेंथ नहीं है वी एस, वी आर भी लेंथ नहीं है, फिर हम क्यों ले रहे हैं। हम ले सकते हैं क्योंकि हम मान सकते हैं कि टी इक्वल टू 0 में उसने यहाँ स्टार्ट किया चलना और टी इक्वल टू टी में वो यहाँ पहुँच गया फाइनली। तो इस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ, मान लीजिए पानी नहीं बह रही होती तो ये सीधे यहाँ पहुँच जाता ना इस जगह पर। और इसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, मैंने इसको यहाँ इसलिए बनाया था क्योंकि ये नदी का बैंक जो है वहाँ पर नहीं बनाना चाहते थे। तो ये हमारा हो जाएगा वी एस टी, और ये वाला जो वी आर दिख रहा है वो वी आर टी। और यहाँ पर हम जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस लेते हैं साइन कॉस टेन, तो केवल रेशियो लेते हैं, और रेशियो लेते हैं तो टी टी कट जाता है। इसलिए किसी भी ट्रायंगल में यदि केवल वेलोसिटी दिया हुआ है तो भी हम साइन कोसाइन टेंजेंट सारे फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन कोसाइन टेंजेंट है वो साइड पर डिपेंड नहीं करता, उसके रेशियो पर डिपेंड करता है, और जहाँ पर रेशियो जब आएगा तो टी कट जाएगा। तो इसलिए हम
वेलोसिटी भी ले सकते हैं, डिस्टेंस भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह तो निकालने ही तो जा रहे हैं, और ये सारे साइड के रेशियो होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम साइन रूल लगा देते हैं, साइन लॉ से साइन रूल को साइन रूल जो है उसको यूज करते हैं इस ट्रायंगल में। साइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला साइड बी, सी के सामने वाला साइड सी, तो ये एंगल इस साइड और अपने सामने वाला जो एंगल है उसका साइन का रेशियो सेम होता है। सो ए और उसके सामने का एंगल का साइन, ये साइन हुआ, ये रेशियो आया। दूसरा साइड लेते हैं बी, उसके सामने का एंगल है बी, उसका साइन बी। चाहे तीसरा साइड लेते हैं सी, ये है सी, इसके सामने का साइड एंगल है सी, उसका साइन। ये सब कांस्टेंट होता है, यही साइन रूल है। तो साइन रूल को लगाते हैं यहाँ पर। तो साइन रूल में हम क्या देखते हैं, पहले वी एस एक है वी आर दो है। वी एस के सामने जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। वी आर के सामने का एंगल जो है कितना है, ये है थीटा और ये है अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी 30 डिग्री। तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है हमारे पास, थीटा। वी एस कितना है, क्वेश्चन में दिया है, वी एस और वी आर दोनों ही 5 है, तो ये दोनों 5 है, लिख देते हैं। ये साइन 60 स्क्वायर रूट ओवर 3/2, ये कितना है, ये है साइन, थीटा हमें नहीं पता है, और अल्फा है 30 डिग्री। ये 5 चला गया, तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ओवर 3/2। तो यहाँ पर थीटा प्लस 30 डिग्री कितना आ गया, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ओवर 3/2, 60 डिग्री, और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री थीटा हुआ। स्ट्रीम के साथ एंगल पूछा है उसने, रिवर का स्ट्रीम है उसके साथ क्या एंगल है, तो एंगल जो स्ट्रीम के साथ में है वो होगा ये यहाँ से यहाँ तक 90 ने बीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, ये टोटल ये 90 प्लस ये, तो ये हो गया 90 प्लस 30, सो 120 डिग्री। स्ट्रीम के साथ ये है 120 डिग्री, और इस जो वर्टिकल डायरेक्शन है मैंने नदी का जो विड्थ है उसके साथ में उसका है 30 डिग्री एंगल। तो आंसर आपका ये हो गया। तो ये एक तरीका है बनाने का कि हमने यहाँ पर साइन रूल लगाया। दूसरा तरीका, आप साइन रूल नहीं लगाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो उस तरीके में क्या करते हैं, बिना साइन रूल बनाए कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे बनाएंगे। हमारे पास जो सिचुएशन है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर ये रिवर था, ये रिवर है, और यहाँ से एक वेक्टर तो इधर जा रहा था, पानी नहीं जल्दी चलता, रिवर नहीं बहती, यहाँ से स्टार्ट किया है, पहुँच जाता है यहाँ पर, जाना है उसे यहाँ पर सी पर, ठीक है। पानी बह गई तो ये पहुँच गया यहाँ पर, ये वी एस है, ये वी आर, पानी इधर बह रही है। ये वाला एंगल हमें एक्चुअली अभी पता करना है, फाइनली हमें ये 90 माइनस थीटा पता करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक वेक्टर हमारे पास वी एस है इधर ए डी, दूसरा वेक्टर ए डी सी, और ये दोनों के वजह से पहुंच रहा है किधर। आप यदि यहाँ पर नदी के पास खड़ा होकर देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि ऐसे और ऐसे जा रहे हैं ना, आपको लगेगा हाँ ये सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सीधे सी पर पहुंच गया। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं, वी एस वेक्टर और वी आर वेक्टर, वो दोनों का रिजल्टेंट है ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट हुआ ए डी वेक्टर और डी सी वेक्टर। अब रिजल्टेंट हमें निकालने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, दो हमारे पास यदि वेक्टर होते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम एक या तो ट्रायंगल रूल लगाते हैं या फिर पैरेललोग्राम रूल लगा सकते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस पॉइंट पर दोनों का टेल है, या तो दोनों का हेड या तो दोनों का टेल होना चाहिए, और उसके बाद रिजल्टेंट इसका डायगोनल होता है। और ये रिजल्टेंट जो है जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं साई कहते हैं रिजल्ट साई, ये एंगल रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है पहला वेक्टर के साथ में, इधर एक्स एक्सिस के साथ में कहिए, मान लीजिए एक तो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में है, तो वो कितना होता है, वो होता है tan साई इज इक्वल टू दूसरा जो वेक्टर है, ये मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, बी का साइन थीटा, ये वाला एंगल जो है पूरा बी साइन थीटा,
और नीचे में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का एंगल है विथ एक्स एक्सिस। और यदि आप इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आर है, तो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से आप जो है सो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये कॉस थीटा है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर भी वही हम करने जा रहे हैं। ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है। हम यहाँ पर जो है सो थोड़ा ड्रॉ करते हैं इसके जैसा, एक इसके पैरेलल यहाँ पर, ताकि हमें दिखाई पड़े कि पैरेललोग्राम मेथड यूज हो रहा है। एक वेक्टर ये हमारा हो गया वी आर, जो है ये वेक्टर हमारा वी आर हो गया, और ये वेक्टर हमारा वी एस हो गया। ठीक है, इसके पैरेलल है, वेक्टर देने की जरूरत, साइन देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये पैरेललोग्राम मेथड है, इसके साइन नहीं देंगे। ठीक है, और ये एंगल जो है साई है हमारा, जो रिजल्टेंट बना रहा है इसके साथ में साई। यहाँ पर लास्ट टाइम में हमने इसको बीटा बोला था। ठीक है, बीटा ही बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ पर हम टेन बीटा निकाल सकते हैं। टेन बीटा क्या है, बीटा रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ में जो एंगल बना रहा है वो, और वो कितना होता है, वो होता है दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर नहीं, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं, दूसरा ये वाला वेक्टर बी एस का साइन थीटा। साइन थीटा में वाई कॉम्पोनेंट, यहाँ पर थीटा ये वाला रहेगा ना। ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है वो कितना है, उसका साइन थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर एंगल जो है सो थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है, टोटल है 90 यहाँ से यहाँ तक, और ये थीटा 90 प्लस थीटा। दूसरा वी आर प्लस वी एस का की कॉस थीटा, कॉस दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा। यही है डायरेक्शन पता करने का ना, कि रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है। और ये ये हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमें बनाया था ना, ये बीटा जो है सो 60 डिग्री है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये अल्फा जो है सो 50/√3 डिवाइडेड बाई 50 1/√3, जो कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आया, तो बीटा 60 डिग्री होगा। तो बीटा 60 डिग्री हमें पता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। वी एस और वी आर ये सभी 5 है, 5 साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस नहीं। यहाँ पर वी आर कितना है 5 प्लस वी एस ये भी 5, कॉस 90 प्लस थीटा है, ये साइन थीटा है, लेकिन माइनस साइन थीटा। 5 खत्म हो गया, खाली केवल बचा आपका कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। सबका वैल्यू रखिए, और वैल्यू नहीं रखिए आप इसको 10 स्क्वायर 60 जो है सो √3 आया। अब जो है सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर का इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे इसके लिए हो सेटिस्फाई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसका कुछ सॉल्यूशंस है थीटा, कुछ सॉल्यूशंस है। यहाँ पर सॉल्यूशंस जो है वो कुछ और भी आ जाएंगे। यहाँ का सॉल्यूशन जो है सो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका डिग्री बढ़ गया ना, स्क्वायर कर दिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका डिग्री बढ़ गया, तो इसका ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि बहुत सिंपल है, आप यदि x जो है x इक्वल टू समथिंग है अल्फा, इसको स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसका 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 डिग्री का इक्वेशन है, x का 2 सॉल्यूशन है, लेकिन ये लीनियर है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन है। तो किसी वजह से यदि हमें स्क्वायर करना पड़ता है सॉल्यूशन सॉल्व करने के क्रम में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2 सॉल्यूशंस आए, दोनों सॉल्यूशन तो इसका आंसर नहीं है, एक ही आंसर होगा। तो एक तो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर है। और नहीं तो लॉजिकली आप दे सकते हो कि मान लीजिए कभी ये टाइम वगैरह है तो कह सकते हो टाइम नेगेटिव नहीं है, या इमेजिनरी आया उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे वैसे। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, इसमें 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और हमें देखना है कि दोनों में से कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो या तो फिजिक्स के लॉजिक से, जस्ट लॉजिक से, या फिर मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई करता है। एनीवे, आप इसको यदि सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो थीटा का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पर। एक वैल्यू आएगा 30 डिग्री और दूसरा आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। यदि 90 डिग्री हमारा थीटा है, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा यदि 90 डिग्री है, मतलब इधर चलेगा, वो यहाँ कब पहुँचेगा, इन्फिनिटी, कभी पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा ना। वी एस जो है 5 इधर जा रहा है
और रिवर भी 5 इधर जा रहा है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। 5 से ये इधर जा रहा है और 5 से ये रिवर है इधर, तो नेट स्पीड क्या है 0, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, कभी यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो फिजिक्स से इसको इस तरह से हम बाइकआउट कर देते हैं कि ये हमारा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। और यदि हम बात करें मैथमेटिक्स का, तो इस 90 डिग्री यहाँ रख के दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और कॉस 90 0। तो ये आ गया 0/0 के फॉर्म में। आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट है अभी 90 डिग्री, तो उसको तो हम ले नहीं सकते। लिमिटिंग भले कुछ भी आए, लेकिन 90 डिग्री का जो सॉल्यूशन आया वो उसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पर 0/0 करके आया। आप इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज करके देख सकते हैं कि ये साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो टेन थीटा, 10 90 डिग्री, फिर इन्फिनिटी है 10 का, फिर आप क्या करोगे तो ये इस तरह से ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, यही आपका सॉल्यूशन और ये आंसर आ गया। लेकिन हम बोलेंगे पहला मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो तुरंत बन गया, इसमें इसको सॉल्व करने में भी टाइम लेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बीइंग रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, यहाँ दिखा रहा है ओमेगा से रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट O अबाउट 1 इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन हॉरिजॉन्टल है और 1 इंच के अबाउट ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप क्या है, ये मिड पॉइंट पर जो रोप है इसका टेंशन कितना है, यही बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका जो टेंशन है वही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए। ये एक सर्कुलर मोशन में है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत होता है, और कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट उस सेंट्रीपिटल फोर्स को उसे प्रोवाइड करता है। अब जैसे हम बात करते हैं आधा का बात किया ना, ये मिड पॉइंट पे क्या होगा, तो आधा हम ले लेते हैं इधर, ये हमारा इंड है इधर, इस पर ये रोटेट ऐसे कर रहा है, और ये हमारा L/2 है। ये किस रेडियस में रोटेट कर रहा है, ये L/2 रेडियस में रोटेट कर रहा है, राइट। ये वाला इंड, ये वाला L रेडियस में रोटेट कर रहा है, ये वाला वैसे ही सब अलग अलग रेडियस पर रोटेट कर रहा है। चाहे जो भी हो, यहाँ पर हम देखिए मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर केवल उस एलिमेंट को आप कंसिडर करें, तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये पहली बात हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो सर्कुलर मोशन में है, तो एक कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये वाला साइड जो है इस तरफ का जो रॉड है वो उसे अपनी ओर खींच रहा है, मान लेते हैं वो F से खींच रहा है। और ये जो बच गया एलिमेंट के बाद सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला जो है ये भी तो सेंट्रीपिटल, ये भी तो मूव कर रहा है, तो इसे भी तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कर रहा है उसको। और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये इसको खींच रहा है यहाँ पर फोर्स से, तो ये जो है ब्लॉक वो भी इसे अपनी ओर खींचेगा उतना ही फोर्स से। तो ये F यहाँ पर है, तो इसको हम कहते हैं F+dF। ये dF इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, dx है बहुत छोटा है, तो फोर्स में जो डिफरेंस है इधर वो बहुत थोड़ा है, dF। और यहाँ पर जो अब लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लगा, -dF, राइट साइड में F+dF, लेफ्ट साइड में F। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है नेट, वो है dF माइनस में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए उसे कितना, उसको वैल्यू नीचे लिखेंगे। इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये dF प्रोवाइड कर रहा है। इस एलिमेंट पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक F जो इधर का ब्लॉक लगा रहा है, यहाँ पर बना देते हैं, ये ब्लॉक लगा रहा है, और F+dF वो A लगा रहा है, दोनों को अपनी ओर से खींच रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर जो -dF फोर्स हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे F+dF का डायरेक्शन इधर राइट में है, F का डायरेक्शन लेफ्ट में। पहली बात यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स इसे लेफ्ट में लगाना चाहिए, वो लेफ्ट वाला लगा रहा है। अब यहाँ पर ये जो राइट वाला पार्ट है वो भी सर्कुलर मोशन में है, तो उस पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने वाला कोई ना कोई चाहिए। इसको कौन लगा सकता है, उसको बगल वाला ही लगा सकता है। तो ये जो एलिमेंट है छोटा सा, वो इसको अपनी ओर बल लगाया, फोर्स लगाया। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जितना फोर्स ए लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर राइट वाला ब्लॉक भी लगा देगा, पार्ट लगा देगा। और ये, और यहाँ पे वैल्यू मैंने जस्ट dF इसलिए रखा क्योंकि दोनों बहुत क्लोज है,
यदि इसको जीरो कर दें तो जस्ट एफ फोर्स लग रहा है, और वही हमसे पूछा है, हमसे पूछा है टेंशन, ये वही टेंशन है मिड पॉइंट पर। जब ये एकदम डी एक्स को हम जीरो कर देंगे तो यहाँ पर जो एफ है वही उसका टेंशन है। तो बस यहाँ पर अब हम इस एलिमेंट पर कंसीडर कर रहे हैं, और इस ये एलिमेंट सर्कुलर मोशन में है, उसे चाहिए सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और कोई ना कोई उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसे अपनी ओर खींच रहे हैं, ये इसे अपनी ओर खींच रहे हैं, और जिसका जो रिजल्टेंट है वही इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो वो फोर्स हमें डी एफ पता चल गया। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है एम द मास, इसका मास हम लेने डी एम लिया क्योंकि एलिमेंट छोटा है, इसका मास एम लिया, डी एम लिया, इसका एंगुलर स्पीड एम ओमेगा, और डिस्टेंस रेडियस आर। ये किस रेडियस में घूम रहा है, यहाँ पर ये एक्स रेडियस में घूम रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका जो डिस्टेंस है वो डी एक्स लिया है। यदि इसको वाई लेते तो डी वाई लेते। डी एक्स लेने का मतलब ये है कि कहीं से इसका जहाँ से मैंने लेंथ मेजर शुरू किया है वो एक्स यहाँ पर आगे ख़त्म हो रहा है, तब एक्स से थोड़ा ज़्यादा डी एक्स। तो यहाँ से हमने लेंथ मेजर करना शुरू किया, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स हुआ, और ये जो एलिमेंट है ये हमारा डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा रेडियस है, इस एक्स रेडियस में घूम रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और इसको प्रोवाइड किसने किया, माइनस डी एफ ने। अब डी एम का वैल्यू रख दीजिए। डी एम कितना है, टोटल मास कितना है रॉड का, एम, पूरा लेंथ है एल, तो पर यूनिट लेंथ मास हो गया एम बाई एल, और इसका लेंथ कितना है डी एक्स, ये हो गया मास इसका, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस डी एफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं। एल यदि एल है, एल नहीं क्या वेरिएबल है, एल नहीं है ना, एक्स वेरिएबल है। एक्स यदि एल है, हम इस इंट पर आ गए, तो इस इंट पर फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो, क्योंकि जस्ट आप सोच लीजिए कि इस इंट पर जो है लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है। क्यों फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो सेट घूमेगा, यहाँ घूमने के लिए कुछ है ही नहीं। एकदम इस इंट पर आकर हम बात कर रहे हैं जहाँ ये इंट खत्म हो गया। इधर जो फोर्स लगेगा वो किसी को घुमाएगा, इधर कोई पार्टिकल है ही नहीं घूमने के लिए, तो यहाँ पर फोर्स नहीं है, जीरो है। ये फोर्स जो है सो जीरो है एक्स इक्वल टू एल पर, और एक्स इक्वल टू एल बाई टू पर फोर्स हमसे पूछा गया है कितना होगा, बताइए, हम बता देंगे। तो एम बाई एल बाहर कर लिए, ओमेगा स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखते हैं एल टू एल बाई टू, और इधर कितना हो गया माइनस डी एफ का इंटीग्रेशन एफ, और वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट एफ, लोअर लिमिट जीरो, इसका वैल्यू रखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर टू एल, ये सारे कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख के माइनस करते हैं, एल बाई टू पहले रखते हैं, एल स्क्वायर बाई फोर, उसके बाद एल रखते हैं एल स्क्वायर, ये माइनस एफ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एफ आ गया आपका, ये कितना हो गया माइनस थ्री एल स्क्वायर, माइनस खत्म हो गया, तो थ्री बाई एट, फोर ए दो ए एट, एल स्क्वायर में से एक एल चला गया और बच गया एम ओमेगा स्क्वायर एल। इतना फोर्स लग रहा है, थ्री बाई एट, ये एट है, एट, ये आपका आंसर है। यदि सेम मास का हम एल डिस्टेंस पर रखते हैं तो ये कितना है एक्चुअली, थ्री बाई एट कितना हुआ, ऑलमोस्ट फोर रखिए, फोर एम ओमेगा स्क्वायर एल। यदि हमें एक तो पॉइंट पार्टिकल लेते हैं यही एल डिस्टेंस पर, इसको रोटेट करने के लिए कहते हैं, तो ये आता हमारा टेंशन कितना रहता, तब रहता एम ओमेगा स्क्वायर एल, राइट। लेकिन अब एम ओमेगा स्क्वायर एल नहीं होगा, उसका जस्ट 40% है, और रीज़न ये है कि ए इंट तो एल में रोटेट कर रहा था, लेकिन सब अलग, सबका रेडियस अलग अलग है, देखिए सबका रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पर इसको जो फोर्स जो टेंशन है उसको कम चाहिए, यहाँ कम चाहिए, यहाँ कम चाहिए, ऐसे हर जगह, तो यहाँ पर टेंशन जो है उसको कम हो गया। टेंशन यहाँ पर जो है एम ओमेगा स्क्वायर एल है, यदि सारा का सारा मास यहाँ पर सेंटर्ड है तो पॉइंट पार्टिकल के केस में, लेकिन अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, तब तो कम लगना ही है। तो यहाँ पर 0.4 एम ओमेगा स्क्वायर एल आता है इतना। ऐसे किसी भी पॉइंट पर जो है सो, ये अभी तो मैंने मिड पॉइंट पे कहा, आप इसको 3/4 में कर सकते हैं, 1/4 में कर सकते हैं, 1/8 में कर सकते हैं, जहाँ भी है हर जगह निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है एक
पॉइंट पार्टिकल रख दिया है जिसका मास है m, और इसका मास आपकी कर दिया है 2m। ए रोप ऑफ मास 2m बढ़ा दिया, एंड लेंथ l इज अटैच टू ए पॉइंट मास m। इसका मास पॉइंट मास है, इसका कोई रेडियस वगैरह नहीं है। पॉइंट मास कह रहे हैं ना, पॉइंट का मतलब एकदम पॉइंट जैसा, उसका कोई रेडियस वगैरह नहीं है, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, या कोई भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मास है। उसका I ये जो है m तो है, r स्क्वायर जो है r जीरो है, r टेंस टू जीरो है, तो वो जीरो हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है तो कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोई रोटेशनल इसका मोमेंटम नहीं है अपने एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसके एक्सिस के अबाउट होगा सब कुछ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वो सब कुछ होगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसका अपने एक्सिस के अबाउट नहीं होगा कुछ भी। आई जो है सो जीरो है यहाँ पर, आई जीरो एक्चुअली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट में, यदि वो रोटेट करने वाली बात नहीं है। एनीवे, अब यहाँ पर मूव करते हैं, ओमेगा से मूव कर रहा है, टेंशन बताना है फिर मिड पॉइंट पर। तो पिछला केस की तरह ही फिर लेंगे, एलिमेंट लेंगे, ये डी एम हुआ, और इस पर एक फोर्स लेफ्ट में लगेगा एफ, राइट में लगेगा एफ प्लस डी एफ। इसका लेंथ है डी एक्स, मास है इसका डी एम, पिछले बिल्कुल पीछे की तरह ही। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है फोर्स का, एफ माइनस डी एफ प्लस डी एफ, ये लेफ्ट में फोर्स और इधर राइट में है तो माइनस लिखें। ये फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स होता है मास टाइम ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस, रेडियस यहाँ पर x है, ये वाला x है रेडियस। यहीं पर एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस डी एफ, बिल्कुल पहले की तरह। मास इसका निकाल लेते हैं, इसका मास कितना होगा, टोटल का मास है 2m डिवाइडेड बाय l, मास पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ है dx, तो ये हो गया मास एलिमेंट का, ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पर जो है सो क्या करें, इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या करना है, इंटीग्रेट करते हैं df माइनस df, ये हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर बाय l, एक कांस्टेंट है बाहर कर लिया, x dx। x जब हमें कहाँ से कहाँ तक पता करना है, हमें मिड पॉइंट पर पता करना है, राइट। तो यहाँ पर जो है सो कितना f है वो हम इधर अलग से निकाल लेते हैं, केवल हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास। ये रहा पॉइंट मास, और ये हमारा सेंटर है, ये इस तरह से इस पर रोटेट कर रहा है, राइट, ये रोटेट कर रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, l है। तो यहाँ पर इसको कितना फोर्स चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए इसको रोटेट करने के लिए। वो फोर्स कितना है यहाँ पर, यदि हम F0 से उसको डिनोट करें तो वो फोर्स कितना है, इसका मास जो m है, किस एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर से, और ये रेडियस कितना है, l। यही फोर्स यहाँ पे इसको लगना चाहिए, तभी तो ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है F0 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l। वही F0 यहाँ पर हम लिखते हैं जब डिस्टेंस l है। x इक्वल टू l, इस इंड पर यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, F0, ये वाला वैल्यू। और हमें पूछा है कहाँ पर, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट मतलब l/2 पर पूछा है, वहाँ कितना लग रहा है, f, जिसको मुझे बताना है। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, F0 माइनस f हो गया, माइनस की वजह से लिमिट चेंज कर दिया। ये जो है 2m ओमेगा स्क्वायर बाय l, एक कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 हुआ, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट l और l/2 है। ये दो खत्म हो गया, m ओमेगा स्क्वायर बाय l, x स्क्वायर, पहले l का वैल्यू रखते हैं, l/2 का वैल्यू, l स्क्वायर बाय 4 माइनस l स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 3l स्क्वायर बाय 4, और इधर l भी है। तो फाइनली ये कितना आया, ये आया माइनस m ओमेगा स्क्वायर l और 3/4, एक 12 चला गया। और F0 कितना है, F0 यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर l है, और f हमें पता करना है। तो f यहाँ पर हमें पता हो गया, ये कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर l प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर l/4, 7/4 m ओमेगा स्क्वायर l, ये फोर्स आपका आया।
ये फोर्स क्या है, ये है पॉइंट पार्टिकल को रोटेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है, और प्लस 3/4 यहाँ पर आया इसको अपने रोटेट करने के लिए जो चाहिए वो। इसके साथ में इसके अकेले में 3/8 आया था पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 3/8 था शायद। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया 7/4 m⍵² L, और आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle is projected with speed u on an inclined plane that makes angle alpha is equal to 60 डिग्री। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। अभी मान लीजिए ये ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, ये हमारा u है, इसका स्पीड दिया है इनिशियल स्पीड, और ये अल्फा जो है, अल्फा नहीं थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ में, थीटा रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम जो इस पर रेंज आना चाहिए, ये जो रेंज आया है इसको मैक्सिमम होना है, थीटा का वैल्यू कितना होगा। यदि ये इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता, जैसे इस केस में होता है हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पर आर को मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ता है, आर जो है इसको मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री कौन सा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल है, एकदम बीच में जाता है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस जो प्लेन है हमारा यहाँ पर, ये प्लेन है, और इस प्लेन और वर्टिकल के बीच में, एग्जैक्टली बीच में जब हम इसको थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तब ये मैक्सिमम रेंज को लेगा। इधर यदि हम करेंगे तो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा, ये 45 से थोड़ा और ऊपर उठा देंगे तो ये इसका रेंज मैक्सिमम से नहीं, दोनों ही केस में मैक्सिमम से कम होगा ना। यदि यहाँ पर है तो रेंज मैक्सिमम है, इससे थोड़ा और ज़्यादा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे कुछ, या ऐसे ये कम हो जाएगा, और यहाँ पर यदि इससे ज़्यादा करेंगे तो भी कम हो जाएगा। तो 45 डिग्री पर ये मैक्सिमम होता है। ये 45 डिग्री क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन जो है जिस प्लेन पर ये इसको गिरना है, और वर्टिकल के बीच का एंगल है। यहाँ पर भी वही करना है, ये जो प्लेन पर गिरना है से, ये हमारा प्लेन है, और वर्टिकल इस पर वर्टिकल नहीं, ये वर्टिकल जहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है, ये जिस लाइन में हमारा जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस वर्टिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ वर्टिकल का मतलब ये स्पेशल थिंग यही इसलिए है क्योंकि ये इधर जी नीचे काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जी पूरा लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वही जी जो है जिस लाइन में लग रहा है ना, कि हमारा वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो, और इंक्लाइन प्लेन के बीच में हमें फिर एकदम बीचों बीच इसको भेजना होगा, एकदम मिड वे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये मैक्सिमम रेंज अटेंड कर सके। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ए एंगल कितना होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, राइट। मान लीजिए इसको बोलते हैं गामा, और ये भी गामा, तो 2 गामा कितना हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, ये टोटल है 90 और ये है अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये हो 90 माइनस अल्फ़ा। तो 2 गामा एंड गामा प्लस गामा शुड बी 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो गामा कितना आ गया, 90 माइनस अल्फ़ा का हाफ, और क्या ये वाला एंगल जो है उसका हाफ, और ये एंगल कितना, अल्फ़ा 60 है तो ये कितना हो गया 30 का हाफ। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर जस्ट एनालॉजी से हमने आपको बताया फॉर्मूला कि देखिए यहाँ पर जो है रेंज मैक्सिमम होने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर प्लेन हॉरिजॉन्टल है, हमें इसको थ्रो करना पड़ेगा। यदि इंक्लाइन प्लेन में है तो यहाँ पर फिर जो है प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन ही सही और वर्टिकल, इसके बीच में हमें थ्रो करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना है, ये 60 है तो ये हो गया 30, और 30 के बीचों बीच हमें थ्रो करना है,
15 डिग्री पर, 15 डिग्री भी इसके साथ में, इस प्लेन के साथ में, या 50 डिग्री वर्टिकल के साथ में, तभी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये तो मैंने एनालॉजी करके दिया। आप यदि इसको बनाओ, यदि आपको फार्मूला पता है रेंज का, इंक्लाइंड प्लेन के केस में रेंज कितना होता है वो आपको पता है, तो लिखिए u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2g, 2g नहीं, 2 ऊपर में रहेगा, u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यह रेंज है यदि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो, इंक्लाइंड प्लेन नहीं, ये बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बोला। और इस केस में इंक्लाइंड प्लेन में बिल्कुल सेम लिखेंगे, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, कॉस में जो थीटा की जगह पर थीटा प्लस अल्फा कर देंगे, और नीचे में ये कॉस है यहाँ पर, तो यहीं पर कॉस जो है इसका भी स्क्वायर और अल्फा कर देंगे। इतना ही डिफरेंस है ये दोनों का रेंज में। यहाँ पर अल्फा यदि 0 डिग्री हो जाए तो इसमें चले आएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वाला अल्फा जो है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ यदि 0 कर दें तो ये प्लेन इस पर आके बैठ गया, मतलब ये वाला केस आ गया। देखिए इसको रिकवर करता है नहीं, अल्फा इक्वल टू 0 पर, अल्फा इक्वल टू 0 कॉस अल्फा 1, नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट 1 है। और ये अल्फा 0 कर दिया तो ये 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, यही है आपका u² साइन 2 थीटा बाई जी। आप इस फार्मूला को याद रखते हैं, इसको नहीं रखते याद, तो ये इस तरह से हम आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सो थीटा 2 जगह है, थीटा ही वेरिएबल है, अल्फा तो फिक्स है, अल्फा जो है सो फिक्स्ड है ना, थीटा हम वेरी करेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर डिफरेंट आएगा, फॉर वन पर्टिकुलर थीटा हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उसी को निकालने में चलिए। तो थीटा 2 जगह हम एक जगह लिखते हैं, ये u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, इसको इधर लिखते हैं। अब हमारे पास जो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो हम ये फार्मूला लगा लें, 2 साइन a कॉस b इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो यहाँ पर आता है 2 साइन a साइन b। यही फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं और देखते क्या आता है। तो साइन एक बार ऐड कर देंगे तो 2 थीटा प्लस अल्फा, प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन है a में से b सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन वाला जो है a में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे, थीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा, ये आया u² जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है आपका साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, और ये है माइनस साइन अल्फा। ये आपका रेंज है, और ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, ए कांस्टेंट केवल यहाँ पर वेरिएबल है, ये जब मैक्सिमम होगा तब हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 2 थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। और यही मैंने बताया था, हमारा एंगल कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए 90 माइनस अल्फा के। और 90 माइनस अल्फा क्या है, 90 माइनस अल्फा है एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, जिसके अलॉन्ग में जी काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करता है। तो इसके बीचों बीच हमें जाना पड़ेगा, एक्जैक्टली मिडिल पाथ में जब जाना पड़ेगा तब हमारा आर मैक्सिमम आएगा। तो ये मैथमेटिकली यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि कैसे होता है, और लॉजिकली आप यहाँ से देख सकते हो। तो लॉजिकली वाला आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला कौन याद रखता है, लॉजिक के हिसाब से याद रहेगा तो जल्दी आप कर सकते हो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 में। मूव करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। ये भी प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन है। ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फिर इंक्लाइंड प्लेन आया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, और इस पर आगे मूव कर रहा है विथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा रिलेटेड टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द पार्टिकल फॉल्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। तो यहाँ से हमने इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, और ये जो है सो कुछ ऐसे आया एकदम नॉर्मली। यहाँ पर इसका जो है सो वेक्टर इधर है, ये यदि हमारा हॉरिजॉन्टल के साइड में इसको हम यदि एक्स एक्सिस के हैं और ये हम इसको वाई एक्सिस के हैं, जी इधर लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो 0 है, और ये वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है
इसका सब कुछ है। ये इस तरह से हमने इसे भेजा है, ये u है और ये थीटा है। थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए ये इस तरह से आके इस पर पड़ेगा, नॉर्मली पड़ेगा, ऐसे उधर से आया है पूरा 90 डिग्री पर, ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री है। मतलब इसका एक्स कंपोनेंट जो है, ये वाला एक्स कंपोनेंट में क्यों दिखा रहा हूँ, इसको ना दिखाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। यहाँ पर एक्स में मान लेता हूँ ये है हमारा, इसको एक्स प्राइम कर सकते हैं, ये एक्स है। तो इधर एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है और रिजल्टेंट इधर आता है। मान लीजिए जनरल केस का बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, राइट, और ऐसे करके आया है कुछ ऐसे, सही से बना नहीं लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट इधर हुआ और दूसरा कंपोनेंट इधर हुआ, और ये दोनों का सम जो है सो हमें ये वेलोसिटी यहाँ देता है इस कोई पॉइंट पी पर। तो एक है अलोंग द प्लेन जिसको हम वी एक्स कहेंगे, और एक है नॉर्मल टू द प्लेन इसको वी वाई कहेंगे, और ये एंगल जो है दोनों के बीच में उसको यदि हम अल्फा कहते हैं तो tan अल्फा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। और ये यदि परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब वी वाई जो है, जो वी वाई है तो वो है वी एक्स 0 हो जाना होगा। ये बिल्कुल 90 डिग्री इधर है, इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो वी एक्स जो है सो 0 है। तो ये कंडीशन जो हमें चाहिए कि जब थीटा का कौन सा वैल्यू है, जब ये इस पर 90 डिग्री गिरे, 90 डिग्री गिरे मतलब प्लेन के अलोंग में ये वी एक्स जो है सो 0 है, कोई वैल्यू कंपोनेंट है ही नहीं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मोशन कंसीडर करते हैं, एक अलोंग द प्लेन और एक वर्टिकल अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू द प्लेन, और दूसरा जो है सो परपेंडिकुलर टू प्लेन। कौन सा प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, प्लेन तो एक ही है, इंक्लाइंड प्लेन ही है, कोई और तो है नहीं। तो यहाँ पर इसका यदि वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल केस में आप याद कीजिए, जब हम अलोंग द प्लेन जब हम कंसीडर कर रहे थे तो हम सिंपली कहते थे कि हमारा जो वी एक्स है वो था u cos थीटा, हमेशा ये कांस्टेंट, ये थीटा ये हमेशा कांस्टेंट था। कांस्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर g का जो वैल्यू है उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है, एक्सलेशन 0 है, और यदि एक्सलेशन 0 है तो इसको तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस प्लेन के डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 नहीं है, और जब ये 0 नहीं है तब हम इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। एक कंपोनेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ भी है, और हम क्या करते हैं उसको भी कंसीडर करेंगे। तो हम जनरल फार्मूला जो है, और एक्सलेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके परपेंडिकुलर हम ये लाइन खींचते हैं, ये प्लेन जो है, ये जो लाइन खींचे ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये अल्फा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आया, आया जी कॉस अल्फा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये प्लेन जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा नीचे की ओर, और अलोंग द प्लेन कितना आएगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, इधर आ गया जी कॉस 90 माइनस अल्फा, जो कि एक्चुअली होता है जी साइन अल्फा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक तरफ जो है सो जी कॉस अल्फा आया है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन में जी साइन अल्फा आएगा, जी साइन अल्फा इधर आया, मोशन हमारा इधर जा रहा है और जी साइन अल्फा इसका लेफ्ट में आ रहा है, मोशन हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर है और एक्सलेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे है। सो दोनों ही केसेस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसे अपोज कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम अलोंग द प्लेन चलते हैं क्योंकि मुझे वी एक्स 0 लाना है इस कंडीशन के लिए। अलोंग द प्लेन चले तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी निकालना है ना, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो v कितना है, बाद में vx है, शुरू में कितना है, इधर क्या कंपोनेंट है u cos थीटा है। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहते हैं t, प्लस ये एक्सलेशन कितना है, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, इस डायरेक्शन में क्या, इसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है जी साइन अल्फा, ये वाला एक्सलेशन जी साइन अल्फा, और ये वाला जी कॉस अल्फा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। लेकिन अभी हम केवल
पैरेलल टू द प्लेन कंसीडर कर रहे हैं मोशन, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक्सप्रेशन हो गया जी साइन अल्फा, माइनस दे दिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी, और यहाँ पर टी नहीं होगा, यू है केवल। तो अब मुझे क्या है कि टी भी चाहिए, राइट, तो कहीं पर टी निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था उस केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में, प्रोजेक्टाइल ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो था 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। यहाँ पर क्या है, मुझे कॉस अल्फा लाना है, कॉस अल्फा इसलिए ऊपर या नीचे देना पड़ेगा, नीचे कॉस अल्फा, ये नीचे हम जो है सो कॉस अल्फा दे देंगे, बस काम हो गया, यही है। अब ये तो ट्रिक है, बस याद रखिए कि यहाँ पर कॉस अल्फा रेंज रहेगा तो नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, और कॉस में थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा होगा। एनीवे, आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आप इसको निकाल के देख लो। हम जो है सो एलोंग द प्लेन का बात कर रहे हैं, ये ऐसे है, राइट, ऐसे आ रहा है। हम अब की यहाँ पर जो है सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये फार्मूले लगाने वाले हैं, एच इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच कितना है, 0, यहाँ से गया यहाँ से गया, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इसका हाइट है, 0, यहाँ पर भी जहाँ था वहीं यहीं है, ये प्लेन पर ही है। u इनिशियल स्पीड, u साइन थीटा, टाइम कितना है t माइनस हाफ ए, एक्सलेशन किधर है, एक्सलेशन इसके इस डायरेक्शन में है, और अभी भी बताएं कि ए हमारा जी कॉस अल्फा था शायद, देख लेते हैं यहाँ पर जी कॉस अल्फा है, देखिए, तो जी कॉस अल्फा लिख दिया, माइनस क्योंकि एक्सलेशन इधर लग रहा है नीचे तरफ, और ये हम चल रहे हैं ये इस प्लेन में, इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, और टी स्क्वायर, यहाँ से आपका टी आ गया 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, बस इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 कर दिए, u कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा, और t का वैल्यू कितना है, अभी आया t हमारा यहाँ पर 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे इसलिए हटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक तरफ हो गया u कॉस थीटा और एक तरफ हो गया 2u, जी तो खत्म हो गया, साइन थीटा बाय कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन को इधर ले आए, चाहे u खत्म हो गया, ये 1/2 हो गया, इधर हो गया टेन थीटा टेन अल्फा, यही आपका कंडीशन है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा और टेन अल्फा है, दो उधर जाकर वो 1/2 हो गया, ये कंडीशन है। तो इस केस में अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा कितना होगा, हाफ इज इक्वल टू, थीटा हमें बताना है, अल्फा कितना है 30 डिग्री, और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 टेन 30 मतलब 1/√3, तो यहाँ से थीटा आ गया टेन थीटा √3/2, सो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर यदि हम इसे थ्रो करेंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलरली आएगा, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर आएगा 60 डिग्री। यह कभी भी प्लेन के पैरेलल नहीं जा सकता, Vx जो है वो तो 0 हो गया, लेकिन Vy कभी 0 नहीं हो सकता कि सारा का सारा इसका Vx हो ऐसे। उसके लिए क्या करना होगा, यहीं से इसको थीटा इसको 0 पे भेजना पड़ेगा, तब इस पर ये ऐसे करके चलेगा, जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ स्लाइड करके ऊपर जा रहा हो। वरना प्रोजेक्टाइल में यदि थीटा नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो होने पर एक कभी भी Vx जो है Vy 0 नहीं होगा। तो ये था ये क्वेश्चन। यहीं पर आपको क्वेश्चन कह सकता है कि ठीक है, मुझे वो एंगल बता दो कि ये जो है इसको हिट करे इसके पैरेलल,
मतलब जब इसको हिट करे इस प्लेन को तब वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा हो। ये क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि ए हमारे पास है, यहाँ से इसको हमने इससे थ्रो किया, और थ्रो किया जब इसको हिट कर रहा है तब ये एकदम पैरेलल है इसमें, जब हिट कर रहा है तब ये हॉरिजेंटल के पैरेलल है यहाँ पर। तो उसके लिए कौन सा एंगल से इसको थ्रो किया जाए, वो क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है सो इसका दो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी जो है सो पूरा इधर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो Vx आप निकालोगे वो हो जाएगा इसके पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा अलोंग द प्लेन और एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। और ये दोनों का रिजल्टेंट ए आपका है, और ये किधर है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसका मतलब ए अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल हम निकालते हैं, वेलोसिटी कितना बना रहा है उस प्लेन के साथ में, वो एंगल हम कैसे निकालते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। यहाँ पर ये अल्फ़ा tan अल्फ़ा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं दूसरा कुछ, tan बीटा कहते हैं, tan बीटा। और इस केस में ये बीटा जो है वो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, ये वाला जो दिख रहा है बीटा, वो अल्फ़ा हो गया इस पर्टिकुलर केस में, जब ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजेंटली हिट करता है, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। और वी वाई आप निकाल लीजिए, वी एक्स तो इसको पहले निकाले थे, वैसे वी एक्स निकालिए, वी वाई निकालिए और उसको डिवाइड कीजिए, बीटा आपको पता है, तो यहाँ से आपको थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट क्वेश्चन रैंडम सेट जो है 9 को लेकर आएंगे। थैंक यू।